चैप्टर नंबर 2 जी, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ जी, गुडविल की नेचर है जी, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ fictitious asset as it is sellable in the market, although sale is possible along with the sale of the business. It's an intangible asset. It is an attractive force which brings in the customers again and again. ये वो चीज है जो हमें एक एडवांटेजियस पोजीशन पे रखती है इन कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर्स। एक दिन में नहीं बनती जी, सालों लग जाते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, फेवरेबल लोकेशन चाहिए, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, एक्सेस टू कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। हमारे लिए गुडविल दो तरीके की होती है, एक परचेज्ड गुडविल होती है जी और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये उनके एग्जैक्ट मतलब है। अकाउंटिंग पर्पस से जो हमारी परचेज्ड गुडविल होती है उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल और गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। खरीदी है तो पैसे भी दिए होंगे या पैसे की वर्थ दी होगी, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट होता है जी टू जो भी आपने वर्थ दी है। अब अगर गुडविल को आपने डेबिट कर लिया है तो गुडविल का लेजर बनेगा, लेजर बनेगा तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन आएगा, बाय बैलेंस कैरेड डाउन आएगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। मींस वो बन गया आपका एसेट। तो बैलेंस शीट में ऐसे एसेट साइड पे दिखाया जाता है। दूसरी गुडविल होती है जी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो किसी से खरीदी नहीं जाती है, वो खुद बनाई जाती है सालों की मेहनत के बाद। उसे आप बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसके बदले में आपने पैसा पे नहीं किया। Accounting standard 26 states that only that good will be recorded in the books of accounts for which money or money's worth is paid. ये Accounting standard 26 intangible assets को गवर्न करता है। तो ये बताता है जी भाई उसी गुडविल को किताबों में रिकॉर्ड कर सकते हो जिसके बदले में क्या दिए हों, पैसे। अगर पैसे नहीं दिए तो आप उसे किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गुडविल को कैलकुलेट करने के बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है हमारा जी एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी होता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है। उसके बाद बारी आती है जी सुपर प्रॉफिट मेथड की। तीसरा मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कुछ मेंशन नहीं होता, सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा है, दैट विल ऑलवेज बी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो तीन जो है जी वो हमारे मेथड्स हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है, फिर सुपर आ गया जी और फिर कैपिटलाइजेशन आ गया। फटाफट जी थियरी पढ़ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंजिबल एसेट है, डजंट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस दैट फ्रॉम द बिजनेस, हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स, comes into existence due to various factors. Value of goodwill is subjective. Buyer और seller जो है जिस वैल्यू पे अग्री करेंगे वो वैल्यू गुडविल की मानी जाएगी। In the context of the partnership, it is the value of share of profit sacrificed by sacrificing partner to accommodate the gaining partner. अगर मैं चेंज इन PSR की बात करूं तो कोई भी न्यू पार्टनर नहीं होता, सब पुराने ही होते हैं। ड्यू टू चेंज इन PSR कोई गेन कर रहा होता है और कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। एडमिशन में ऑफ कोर्स एक नया पार्टनर आता है, वो गेनिंग होता है। रिटायरमेंट में एक पार्टनर जाता है, वो सैक्रिफाइसिंग होता है। सेम इज द केस विद डेथ। इंटेंजिबल एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बता दिया, नेचर आपको बता दी, क्यों जरूरत है गुडविल को वैल्यू करने की। चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तो आपके चैप्टर्स के नाम ही आ गए जी। अमेलगामेशन ऑफ फर्म होगा जब फर्म बेची जाती है और व्हेन द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। इन सिचुएशंस में हमें गुडविल को वैल्यू करने की नीड अराइज होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल जी हेडिंग चेक कर लो। एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, longer establishment of business, advantage of patents, access to supplies,
quality, market situation, risks associated with the business, nature of business, past performance and other factors. टाइप्स ऑफ गुडविल दोनों बता दीजिए आपको, परचेज्ड भी और सेल्फ जनरेटेड भी। अब परचेज्ड गुडविल कैसे पैदा होगी जी? अब तो आप लोग शेयर कैपिटल डिवेंचर कर चुके हैं, यू नो द टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एसेट्स खरीदते हो, अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा दे रहे हो तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आती है। वो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाती है जी? गुडविल। उसी का एग्जाम्पल 1 आपको दे रखा है। हमने अमृत डेली नीड्स ने बिजनेस टेक ओवर किया शिवम का फॉर अ नेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेड बाय चेक। पहली एंट्री चेक कर लो जी, एसेट्स डेबिट हो गए और लाइबिलिटीज क्रेडिट हो गई। वेंडर का नाम है हमारे पास शिवम, तो टू शिवम आ गया। अगली एंट्री में शिवम टू बैंक हो गया। पहली एंट्री में डेबिट साइड पे वैल्यू कम थी, वो वैल्यू लगा दी गई गुडविल। फिर आ गई जी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके अंदर फैक्टर्स चेक कर लो, इट इज जनरेटेड इंटरनली, इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। फिर आता है जी हमारा पहला मेथड। पहले मेथड का नाम एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आपको पेपर जो है आपका जब भी है तो गुडविल का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे सब्जेक्टिव में मिले चाहे ऑब्जेक्टिव में। आपके सितंबर के कॉन्टेक्स्ट में फॉर श्योर है जी आपको मिलेगा सब्जेक्टिव टाइप में, और फॉर श्योर है मिलेगा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। अगर गुडविल का टेस्ट दे रखा है तो मैंने भी उसमें क्वेश्चन डाल रखा था जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड ही था। हर साल में से एक चीज माइनस करनी थी, मैनेजमेंट कॉस्ट, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की जरूर होगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और रेवेन्यू एज कैपिटल। ये पॉइंट होगा ही होगा आपके पेपर में। जो आपको क्वेश्चन आना है उसमें आपको 2-3 पॉइंट्स जरूर गिवन होंगे, और बोर्ड के पेपर में भी इसके क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो जरूर आते हैं। मतलब डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक वाला डाल देंगे, ये 2 पॉइंट्स तो कम से कम वो आपको गुडविल वाले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेथड में जरूर डालते हैं। तो इसका जो है वो आपने ध्यान रखना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो मोटा मोटा काम है वो ये है कि कोई एबनॉर्मल लॉस है, क्या है वो आपके प्रॉफिट्स को क्या कर चुका है, तो बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस करेंगे। कोई एबनॉर्मल गेन है वो हमारे प्रॉफिट्स को क्या कर चुका है, बढ़ा चुका है, तो क्या करने पड़ेंगे, बिकॉज हमें एबनॉर्मैलिटीज नहीं चाहिए। अगर हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं और हम उसके पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम 5 साल के उसके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें नॉर्मल चीजों को कंसिडर करेंगे, एबनॉर्मल को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप एबनॉर्मल को कंसिडर कर लोगे तो आप ये मान रहे हो कि आपके साथ भी वही घटना घटेगी। अगर उसके बिजनेस में आग लगी है और आप उसे कंसिडर कर रहे हो तो फिर आप ये मान रहे हो हमारे बिजनेस में भी आग लगेगी, ऐसा नहीं होगा। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए, उसी के लिए हमें एबनॉर्मैलिटीज को हमारे गिवन प्रॉफिट्स में से एक्सक्लूड करना पड़ता है। हाँ, हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए तो कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस जो है अगर वो ऑलरेडी कंसिडर्ड है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, नेचुरल नॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल एक्सपेंस। तो आपके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है तो फिर इट्स ओके, नथिंग इज टू बी डन। हाँ, अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर, फिर आपको उसे कंसिडर करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस प्रीमियम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस क्लेम। कब मिलता है इंश्योरेंस क्लेम, कौन सा, नॉर्मल। तो वो एबनॉर्मल लॉस है, वो आपको कंसिडर नहीं करना है। फिर उसके बाद जी एक पॉइंट आ जाता है डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी हमें कंसिडर नहीं करने हैं। हम उसका बिजनेस खरीद रहे हैं, हम ये पता लगाना चाहते हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए उसकी एफर्ट के दम पर हम कितने साल नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं।
जो डिविडेंड इनकम है और जो इंटरेस्ट की इनकम है वो बिजनेस की कमाई नहीं है, वो है इन्वेस्टमेंट की कमाई। अगर आप किसी का स्वीट शॉप का बिजनेस खरीद रहे हो तो उसने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है या किसी को उधार दे रखा है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है। आप उसकी स्वीट शॉप खरीद रहे हो तो आप ये देखोगे भाई मिठाई बेच के कितने पैसे आ रहे हैं। तो ये तो हो गया जी आपका एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का सेटअप। फिर आता है जी क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा जी, डिटेल में मैं ऑलरेडी जा चुका हूं, डिटेल में गए तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। क्लोजिंग स्टॉक के लिए एक ही फ्रेज था, क्लोजिंग स्टॉक इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट्स एंड ओपनिंग स्टॉक इज इनडायरेक्टली। का मतलब है जी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट कम करना है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट बढ़ाना है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है। और यहीं पर आप बेवकूफी कर जाते हो, मैंने आपको दिया था ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, तो तुमने ओपनिंग तो कंसिडर कर लिया। अब एक साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का, हाँ तो अगर फॉरवर्ड जाना आता है तो बैकवर्ड भी जाना आना चाहिए। ये नहीं है कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, वो तो अंडरस्टूड हो गया। अगर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का, तो उस चीज को भी आपने कंसिडर करके चलना है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा हमारा डायरेक्टली जो है रिलेटेड होगा प्रॉफिट से। अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी बढ़ाओ और अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी कम करो। फिर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट में सेटअप आता है मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें हर साल एक चार्ज लगाना पड़ता है, मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट फ्रॉम एवरी ईयर्स प्रॉफिट। उसके बाद जी हमारे पास एक और पॉइंट आता है जिसमें आप लोग थोड़ा सा वो कर जाते हो, वो है पार्टनर्स की रेमुनरेशन। अब भाई आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करके हो, उनके पार्टनर्स पढ़े लिखे थे, हम अनपढ़ हैं, उनके पार्टनर्स में कोई एमबीए था, कोई वकील था, कोई मार्केटिंग वाला था, कोई फाइनेंस वाला था, तो वो इन डिपार्टमेंट्स का काम खुद ही देख लेते थे। हमारे पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं हैं, तो हमें उनके लिए क्या हायर करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल्स, तो उन्हें क्या देने पड़ेंगे, रेमुनरेशन। तो इसलिए अगर आप पार्टनर को कोई रेमुनरेशन दे रहे हो वो भी आपने अपने एवरेज प्रॉफिट्स में से सब्ट्रैक्ट करनी है। फिर आती है जो मेन आपकी एडजस्टमेंट है, दैट इज आपने खरीदे मोटर बाइक। व्हाट इज मोटर बाइक, नेचर बताओ, तो फिर कहां दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। और एसेट पे क्या चार्ज की जाती है वो कहां दिखानी चाहिए। और आपने मोटर बाइक को मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्या मान लिया, तो फिर आपने मोटर बाइक को बैलेंस शीट में दिखाया होगा कि P&L में, तो ठीक है कि गलत है। आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मानकर उसे P&L में दिखा दिया, तो आपने प्रॉफिट्स पे क्या इंपैक्ट डाल दिया, तो आपके कम होने चाहिए थे, तो फिर अब आपको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने चाहिए। अब ये सिचुएशन क्या है, एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एसेट ट्रीटेड एज, अब एसेट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो यू हैव ट्रीटेड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज, तो इसमें जितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था उससे आपने अपने प्रॉफिट्स क्या कर रखे हैं, कम, बढ़ाएंगे। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे तो डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं होगी, लेकिन एसेट पे डेप्रीसिएशन लगती है, तो अब आपको एसेट पे क्या लगानी है, डेप्रीसिएशन आपके प्रॉफिट को क्या करेगी। तो अब आपका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि अगर आपने एसेट को एक्सपेंस मान रखा है तो जितने का एसेट है उतने से प्रॉफिट बढ़ाओ, और जितने उस एसेट पे डेप्रीसिएशन है उतने से प्रॉफिट कम करो। इससे उल्टा भी हो जाता है, कई बार हमने एक्सपेंस को क्या मान रखा होता है, मतलब हमने कराई रिपेयर्स, क्या कराई, अब रिपेयर इज एन एक्सपेंस और हमने उसे मान लिया क्या, एसेट। तो आपने रिपेयर को कहां दिखाया होगा, तो आपने रिपेयर की अमाउंट से अपने प्रॉफिट को कम, तो अब आपको रिपेयर की अमाउंट से अपने प्रॉफिट को क्या करना है, अब आपने रिपेयर को क्या माना, एसेट पे क्या लगती है, तो डेप्रीसिएशन आपने अपने P&L में डालकर अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा, तो आपको डेप्रीशिएशन के अमाउंट से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। मींस व्हाट यू डिड व्हेन यू ट्रीटेड एसेट एज एन expense, you have to do its
ऑपोजिट। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना, ये रिपेयर से ही रिलेटेड है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, हमने रिपेयर कराई और उसे माना क्या, एसेट, जबकि उसे एसेट मानना नहीं था। तो रिपेयर की अमाउंट से आपको जो है प्रॉफिट को कम करना और डेप्रिसिएशन के अमाउंट से आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है। पिछले केस में आपको डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट को कम करना था और एसेट से आपको प्रॉफिट को बढ़ाना था। अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिपीटेड है, आता ही आता है, हमने एक रिपेयर कराई, हमने एक प्लांट एंड मशीनरी पे और उसे रिपेयर ही माना। क्या माना, तो रिपेयर कराइए तो रिपेयर ही मानना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आई रिपीट, द सेड सम इज टू बी फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ। तो अब वो कह रहे हैं जी आपने रिपेयर कराई है, आपने रिपेयर मानी है, लेकिन अब उसे रिपेयर नहीं मानना। क्या मानना है, एसेट। तो फिर हमें चीज माननी थी एसेट, लेकिन मान रखी है एक्सपेंस। तो हमें जो है जितना से हमने उसे एक्सपेंस माना है उतने से जो है हमने अपने प्रॉफिट कम कर रखे हैं, उतने से बढ़ाने हैं और डेप्रीसिएशन से कम करने हैं। सो दैट्स द होल सिनारियो ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सारे पॉइंट्स मैंने आपके कवर कर लिए। अब ये सारे पॉइंट्स आपके इलस्ट्रेशंस में आएंगे। आइए illustration 2G page number 2.7, illustration 2 page number 2.7। आओ जी, आओ फटाफट आओ। ओल्ड रेशियो जी, नया बंदा कौन आया जी, शेयर जी। इस पर्पस के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट। चलो पिछले 3 साल के प्रॉफिट निकाल लो, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, जो ज्यादा आएगा मल्टीप्लाई कर देना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब 4 साल का एवरेज निकालना है फिर तो सारे प्रॉफिट्स ही कंसिडर कर लोगे। जब 3 साल का एवरेज निकालना फिर केड़े केड़े साल के प्रॉफिट्स कंसिडर करोगे, 25, 24, 23, 22, 23, 24 नहीं, 25, 24, 23। नेक्स्ट जी, illustration 3 जी, goodwill is to be calculated on the basis of 3 years purchase of average profits of the last। तो 5 साल का एवरेज निकालेंगे जी और डिवाइड बाय 5 साल का एवरेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक कर लो, 14-15 का प्रॉफिट जो है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो क्या करना है जी इसको। चलिए नेक्स्ट, illustration 4। हाँ जी, पहले साल क्या है, एबनॉर्मल, तो क्या करें। दूसरे साल क्या है जी, तो क्या करें। तीसरे साल क्या है जी, एबनॉर्मल, क्या करें जी। चलिए नेक्स्ट, illustration 5। हाँ जी, पहला साल जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 क्या है जी, 10,000 का, एबनॉर्मल, क्या करना है जी फिर। दूसरे साल में क्या है जी, क्या करें जी। तीसरे साल में क्या है जी, नॉर्मल एक्सपेंस। केड़ा एक्सपेंस, ओवरसाइट का मतलब जी हम उसे कंसिडर करना भूल गए, तो भूलना चाहिए जी। केड़े साल में भूल गए, तो जिस साल में भूल गए उस साल में याद कर लो जी, -10,000। नेक्स्ट जी, illustration 6, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years 4 years परचेज लेना है जी। हाँ जी, आ गया जी आपका, एसेट को एक्सपेंस मान लिया। आओ, हाँ जी, 5 साइकिल हैं, कितने की कॉस्ट है जी, देखो जी ईच नहीं लिखा, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 20,000 रुपए के 5 साइकिल हैं, खरीदे, कहाँ डेबिट कर दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो एसेट को क्या मान लिया जी, एक्सपेंस। तो अब एसेट को एक्सपेंस मान लिया जी आपने, एक्सपेंस मान के आपने अपने प्रॉफिट कम कर रखे हैं, तो जितने इसका आपका एसेट है उतने से आपको प्रॉफिट, और एसेट के ऊपर डिप्रीसिएशन से आपको प्रॉफिट कम करना है। कहानी क्लियर हो गई जी। तो चेक कर लेना जी, अब आपको बता रखा है कैसे करना है। अपन लिखते हैं पहले साल, फिर लिखते हैं प्रॉफिट, फिर लिखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर जी आपको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। प्लस करना है 20,000, माइनस करना है 5,000। फिर जी एक एक्सीडेंट में 2024-15 अक्टूबर 20,000 रुपया जो है वो रिपेयर पे इनकर किया गया। हाँ भाई, रिपेयर जो है वो नॉर्मल एक्सपेंस है, एक्सीडेंट से होने वाली के एबनॉर्मल है, तो क्या करें जी, प्लस। नेक्स्ट जी, illustration 7 जी,
हाँ जी, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years, 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी अपने को। हीरो आज पढ़ ली, आज इंस्टा कम देखी, ठीक है, पढ़ने आया तो पढ़ ले, इतनी भी बेशर्मी अच्छी नहीं होती। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 7, 31 मार्च 2022 क्या है जी? पहले साल एबनॉर्मल, क्या करना है? अगले साल क्या है जी? क्या करना है जी? तीसरे साल चेक करो जी, रिपेयर को क्या कर दिया? रॉन्गली डेबिटेड टू, मतलब आपने एक्सपेंस को क्या मान लिया? एसेट। तो अब आप एक्सपेंस से अपने प्रॉफिट को क्या करो? माइनस, और डेप्रीसिएशन से अपने प्रॉफिट को क्या करो? ऐड। क्लियर है जी? अब डेप्रीसिएशन निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना, पूरा चैप्टर करा रखा है 11th स्टैंडर्ड में। कब कार्यक्रम किया ये? 2000। ये केड़े साल में बैठेगा पहले ये पता लगा लो। 23-20 सेकेंड लास्ट ईयर आउट ऑफ द गिवन ईयर्स। तो सेकेंड लास्ट ईयर के अंदर आपको 20,000 जो है, सॉरी 50,000 जो है उससे अपने प्रॉफिट को कम करना है, और 50,000 के ऊपर 12% आ गया 6,000। 6,000 इंटू कब खरीदा जी ये? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी जी? 10 महीने की। 6,000 इंटू 10/12 गिव्स अस 5,000। तो 5,000 से आपने जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो उतने से अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। अब प्रॉब्लम एरिया ये है कि ये जो आपने 50,000 की रिपेयर, वो तो एक ही साल एसेट मानी थी ना, मतलब एक ही साल आप 50,000 की रिपेयर करा रहे हो, उसे हर साल P&L में 2 साइड पे दिखाओगे कि एक ही बार दिखाओगे? लेकिन अगर आप उस 50,000 को एसेट मान लेते हो तो एसेट एक ही बार डेप्रीशिएट होता है कि हर साल होता है? तो ये कार्यक्रम 24-25 में भी डेप्रीसिएशन के फॉर्म में हुआ होगा। तो 24-25 में भी आप डेप्रीसिएशन से अपने प्रॉफिट को कम कर चुके हो, तो आपको डेप्रीसिएशन से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। ध्यान दीजिए, पहले साल आपने डेप्रीसिएशन ली 5,000, दूसरे साल 5,000 नहीं लेंगे, क्योंकि पहले साल आपने उसे यूज किया था 10 महीने, दूसरे साल आप उसे यूज कर रहे हैं पूरा साल। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन चेक कर लो, इट इज स्ट्रेट लाइन। 50,000 का 12% जी 6,000। डन हो गया जी। अगला आ गया जी केड़ा मेथड जी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ नहीं जी, पहले आपने एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालना है, एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जी। उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है वेट्स को, वो बनेगा वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है विद द टोटल ऑफ वेट्स, दैट विल गिव यू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज विल गिव यू गुडविल ऑफ द फर्म। अगर आपको क्वेश्चन में वेट्स दे रखे हैं, वेरी वेल एंड गुड, नहीं दे रखे तो हम खुद भी निकाल सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, तो जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर होगा उसे वेट देंगे आप 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। मींस जो हमारे प्रेजेंट ईयर के सबसे नजदीक है उसे हमने सबसे ज्यादा वेटेज देनी है। आओ जी, इलस्ट्रेशन 8 दे रखे हैं जी आपको प्रॉफिट्स, नीचे वेट्स दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, वेटेड बिजनेस प्रॉफिट्स आ गए। डिवाइड, बस डिवाइड करते वक्त ध्यान देना, डिवाइड इज टू बी डन नॉट बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बट बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद जी इलस्ट्रेशन 9 जी, वेट्स तो बाद में देखेंगे, पहले एडजस्टमेंट्स चेक कर लो। पहला जो साल है जी उसमें चेक करो हमारे पास गेन है कि लॉस है, तो माइनस कर देंगे जी। दूसरे में क्या है तो प्लस कर देंगे जी। तीसरे में क्या है? एक्सपेंस ट्रीटेड एज एसेट, तो एक्सपेंस 50,000 से अपने प्रॉफिट्स को कम करो और डेप्रीसिएशन से अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करो। सेम ही सेटअप है जी जो पिछले में किया आपने, और साल भी जो है वो आपका सेम ही है, बस फर्क इतना है पिछले में नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट था, इसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। जो नॉर्मल हमने बिजनेस प्रॉफिट्स निकाले उसे वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड बिजनेस प्रॉफिट्स आ गए, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स गिव्स अस वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, अगला मेथड जी केड़ा?
सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जी एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तो अभी अभी निकालना हमने सीख लिया। अब बारी आई किसकी? नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फॉर गॉड सेक आपको पेपर में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक ही बार लिखना है ना? एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही बार लिखोगे तो प्लीज एनआरआर मत लिखना। क्या लिखना? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 विल गिव यू नॉर्मल प्रॉफिट्स। सीई मत लिखना, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना। तो सुपर प्रॉफिट होता है जी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज बता दिया कैसे निकालना है। नॉर्मल जो है जी हमारे पास आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब पॉइंट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। अब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जी पार्टनर्स की कैपिटल्स प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस जी तीन आइटम्स। वो तीन आइटम्स हैं पी एंड एल का केड़ा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। माइनस है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जिसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और माइनस है गुडविल। केड़ी गुडविल? एग्जिस्टिंग गुडविल। दिस विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड। केड़ी अप्रोच से? लायबिलिटी अप्रोच से। केड़ी अप्रोच से? एक चीज और माइनस करनी होती है जी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। केड़ी इन्वेस्टमेंट्स? हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर कल्ला लिखा है इन्वेस्टमेंट्स, हम उसे मानते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अभी तो चलो चैप्टर नहीं किया। थर्ड बुक के अंदर जब थर्ड बुक करोगे तो अगर कल्ला इन्वेस्टमेंट लिखा होगा उसे नॉन ट्रेड नहीं माना जाएगा, उसे माना जाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉर्मली अगर धंधे के बाहर पैसा लगाता है तो वो सोना चांदी जमीन में ही पैसा लगाता है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर बाहर पैसा लगाती है तो वो ये सोना चांदी में पैसा नहीं लगाती, उसे पैसा लगाना होता है एज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब वो किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा रही है जिससे उसके बिजनेस को भी फायदा होगा। एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, हीरो वाले एमआरएफ के बिजनेस के शेयर्स खरीद रहे हैं। एमआरएफ वालों ने हीरो वालों को बोला भाई हम ऐसा टायर बना रहे हैं जिसमें ना हवा डालनी है ना वो पंचर होगा। 15 साल की उसकी लाइफ है, 15 साल एक बार चक्का लगा कहानी खत्म। उसके लिए हम कर रहे हैं R&D। उसके लिए हमें चाहिए 100 करोड़। 100 करोड़ के हमारे क्या खरीद लो? शेयर्स। तो ये हीरो कंपनी के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही करती है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ही करती है। इसलिए अगर कल्ला वर्ड क्या लिखा है? इट स्टैंड्स फॉर। हाँ, अब अगर साथ में ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गया देन देयर इज नो प्रॉब्लम। हम क्या निकाल रहे हैं? तो मतलब वो कैपिटल कहां एम्प्लॉय होनी चाहिए? हमारे बिजनेस में। तो आपकी जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसे हमें क्या करना होता है? माइनस। वो यहां पर भी नॉन ट्रेड ही माइनस करते हैं, वहां पर भी नॉन ट्रेड ही माइनस करते हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि कल इन्वेस्टमेंट यहां नॉन ट्रेड होती है और वहां पे ट्रेड होती है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज आवर लायबिलिटी अप्रोच। दूसरी अप्रोच है जी एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में आप लेंगे ऑल टैंजिबल एसेट्स। केड़े जी? टैंजिबल एसेट्स मतलब इंटेंजिबल नहीं लेने, मतलब गुडविल ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया जी। ऑल टैंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट ये रहे जी आपके, ऑल एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। बेटा जो जो हमने माइनस किया ना वो हमने क्या कर देना? एक्सक्लूड। हमने क्या माइनस किया जी? गुडविल। तो हमने यहाँ केड़े एसेट ले लिए? टैंजिबल। हमने माइनस किया जी P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या ले लिया जी हमने? फिक्टिशियस एसेट एक्सक्लूड कर दिए। हमने माइनस किया NTI, यहां पर हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड। माइनस करना है जी आउटसाइडर्स लायबिलिटी। दैट विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम व्हिच अप्रोच? एसेट अप्रोच।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी जी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 विल गिव अस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर में से सॉरी एवरेज में से नॉर्मल निकाल लो, सुपर आ गए, सुपर इनटू ईयर्स ऑफ परचेज कर लो, गुडविल आ गई। आओ जी इलस्ट्रेशन 10 चेक कर लो जी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाउ मच? 7 लाख। एवरेज प्रॉफिट्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7 लाख का 10% 70,000, 70,000 इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट इज 90 माइनस 70 जी, व्हाट इज 20,000 जी? सुपर प्रॉफिट इनटू 5। नीचे एग्जांपल 1 दे रखी है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है लाइबिलिटी अप्रोच से। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स प्लस जनरल रिजर्व माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस गुडविल। इन्वेस्टमेंट के साथ ब्रैकेट चेक कर लो क्या लिखा है, वो माइनस नहीं होगी। एसेट अप्रोच से चलते हैं, सारे एसेट्स उठाएंगे सिवाय 2 के। केड़े 2 नहीं उठाएंगे? माइनस क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स। टर्न द पेज जी। इलस्ट्रेशन 2 सॉरी एग्जांपल 2, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आ गया जी, प्लस जनरल रिजर्व आ गया जी, माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस गुडविल। अब चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं जी, इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं, साथ में कुछ लिखा है, तो फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट माननी है जी? तो क्या करना पड़ेगा जी? माइनस। एसेट अप्रोच से चलोगे तो नॉन इन्वेस्टमेंट्स को एक्सक्लूड करोगे, गुडविल को एक्सक्लूड करोगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को एक्सक्लूड करोगे, माइनस करोगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लोन फ्रॉम बैंक। इलस्ट्रेशन 11 जी, 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी, तीनों को एड अप करके डिवाइड बाय 3 करोगे, एवरेज आ जाएगा। चेक कर लो, नॉर्मल गिवन है क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000 है इनटू एनआरआर, नॉर्मल आ गया जी, एवरेज माइनस नॉर्मल गिव्स यू सुपर इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। इलस्ट्रेशन 12 जी, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं जी, प्लीज चेक कीजिए केड़े साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है? 22। तो 22 23 में से हमें माइनस करना है कितना जी? 22-23 का क्लोजिंग स्टॉक केड़े साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा? 23-24 अपने क्वेश्चन में साल ही, तो एक ही इम्पैक्ट आएगा जी इसका। एवरेज निकालेंगे जी, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे रखी है 250 इंटू 10% 25,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल विल गिव यू सुपर प्रॉफिट इनटू 3। नेक्स्ट प्लीज। इलस्ट्रेशन 13 जी, व्हाट इज 54,000? आगे भी कुछ लिखा, एक्सपेक्टेड। ओके, ये नेट प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा केड़ा प्रॉफिट है, केड़ा प्रॉफिट है। ओके नेक्स्ट पढ़िए जरा, मैनेजमेंट कॉस्ट इज हाउ मच? 9,000। वो इसमें से क्या करनी है जी? माइनस। 54 में से 9 गए जी, 45,000। भी मैनेजमेंट कॉस्ट पता है क्या है जी? रेम्युनरेशन, हु मैनेजेस द बिजनेस पार्टनर्स, उनकी कॉस्ट। इसी को अगले में जो है, चलो बस ये आ गया जी आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट 9,000। अगर यहाँ रेम्युनरेशन लिखा होता तो वो भी हम क्या करते? माइनस। चलो जी, मैनेजमेंट कॉस्ट आ गया जी आपके पास 54 माइनस 9 कितने बन गए जी? 45,000। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 3 लाख का 10%, 45 माइनस 30 जी। हमें इसे अपने अप्रोच से ही फॉलो करना, जो उन्होंने अप्रोच फॉलो किया सोल्यूशन में, वी नीड नॉट टू फॉलो दैट। पहला काम है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना, जो कि है 54,000 माइनस 9,000। दूसरा काम है जी आपका क्या निकालना? नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000। 45 माइनस 30 गिव्स अस 15,000, दैट इज आवर सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14, जब भी ऑन एन एवरेज बेसिस पे, जब भी ऑन एन एवरेज बेसिस पे अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन दी जाती है, हम हमेशा उसे मानते हैं कौन से स्टॉक की ओवर और अंडर वैल्यूएशन? क्लोजिंग स्टॉक। तो चेक कर लीजिए जी, इलस्ट्रेशन 14 में हमारे पास अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है हाउ मच? 75,000 में से अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है जी, क्लोजिंग स्टॉक लेके चल रहे हो तो इनडायरेक्ट रिलेशन चलेगा। क्या करना पड़ेगा जी? ऐड। कितना ऐड करना पड़ेगा जी? 5। वो आ गया जी आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख है, एनआरआर 7% है, 7 लाख का 7% जी 49,000। ये आ गया जी नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल गिव्स अस सुपर इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। इलस्ट्रेशन 15 प्लीज। 250। अब क्या है जी, केडी वैल्यूएशन है? ओवर। तो क्या करना पड़ेगा जी? माइनस। 250 में से 10 गए जी 2,
40, 240 का 240 आ गया जी आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, 14 लाख का 5% आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल विल गिव यू सुपर प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन 16 जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये तकरीबन तकरीबन आ जाता है आपको, वैसे ज्यादा चांसेस इसके मे वाले एग्जाम में होते हैं, बट ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में श्योरली आ जाता है। प्लीज चेक कीजिए व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट हियर, गुडविल। तो गुडविल तो ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी है 2 लाख, कैसे निकाली 4 years परचेज ऑफ, तो अगर 2 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट कितने आए 50,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो जी, 3 लाख के एसेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश, कैश इज अ फिक्टिशियस एसेट के करंट एसेट, तो 3 लाख के एसेट्स हैं जी, लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास 3 लाख होना चाहिए जी। फिर अब लाइबिलिटी साइड 3 लाख के एसेट्स हैं, लाइबिलिटी साइड पे भी 3 लाख होगा। अब लाइबिलिटी साइड किस किस चीज से बनी है चेक करो, पार्टनर्स कैपिटल हाउ मच 2 लाख, तो बचा कितना जी, वो 1 लाख किस चीज का है जी, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख आएगी जी, चाहे कैपिटल चाहे लाइबिलिटी अप्रोच से निकाल लो चाहे एसेट अप्रोच से। 3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई जी, एनआरआर 10% है, 30,000 हो गया, इतना क्लियर है जी, जल्दी बोलो भाई, 30,000 आ गया जी हमारे पास एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट हम जो है वो निकाल चुके हैं जी, एवरेज प्रॉफिट सॉरी सुपर प्रॉफिट कितना है जी, सुपर प्रॉफिट होता है जी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मालूम है जी, नॉर्मल अभी अभी निकाल लिया जी, तो ये आ जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट, अब क्या निकालना है जी, चेक करो, नॉर्मल रेट ऑफ, चलिए गुडविल कितनी है जी 1,20,000, सुपर प्रॉफिट कितने साल के जी, तो 60,000 आ गए जी क्या सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करो जी 4 लाख, एनआरआर हमें मालूम नहीं है जी, एवरेज प्रॉफिट मालूम है कितना है जी 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मैंने फॉर्मूला लगाया जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 60,000 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, नॉर्मल प्रॉफिट कम्स आउट 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, 60,000 इंटू 100 अपॉन 4 लाख विल गिव यू एनआरआर। नेक्स्ट प्लीज, अब क्या निकालनी है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख अपॉन 4 जी 25,000, 25,000 क्या आ गया जी सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है जी 80,000, सुपर प्रॉफिट कितना आता है जी 25,000 सुपर प्रॉफिट, एवरेज कितना 80,000, हाँ जी, ये बन गया हमारे पास 50, व्हाट इज 55,000 जी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ढूंढना है जी, तो ये हमें गिवन होगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट जी केड़ा मेथड है जी, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा देन हमेशा कौन सा मेथड होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 स्टेप्स होते हैं जी, पहला स्टेप है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। दूसरा पॉइंट होता है नेट एसेट्स, और तीसरा होता है गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। जो पहला पॉइंट है जी उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, वो हम पहले मेथड में सीख चुके हैं, इनटू 100 अपॉन एनआरआर। जो दूसरा पॉइंट है क्या लिखा है नेट एसेट्स, ये रहा जी आपका नेट एसेट्स। नेट एसेट्स इज नथिंग बट द अदर नेम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम विच अप्रोच, तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू ऑल टेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, तो ये नेट एसेट्स का फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा नेट एसेट्स का फॉर्मूला, नेट एसेट्स तभी यूज कर सकते हो जब क्वेश्चन में इसकी क्या गिवन हो इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो ये वाली, इसके लिए हम नेट एसेट्स वर्ड यूज
नहीं कर सकते, तो गुडविल बन जाती है जी फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द लॉजिक इन दिस मेथड? दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नेट एसेट्स फ्रॉम एसेट अप्रोच है, दिस इज ऑल्सो कैपिटल एम्प्लॉयड. व्हाट इज दिस? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज ऑल्सो कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ जी, ये क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट होता है? जो कमाया, जो एक्चुअल में कमाया. ये रहा, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मैं अगर पूछूं सुपर प्रॉफिट इसका पार्ट है? सोचो सोचो सोचो. सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट का पार्ट है, तो यहां में लिखा मैंने केड़ा प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड है. हम क्यों कमाते हैं सुपर प्रॉफिट? बिकॉज ऑफ गुडविल. तो वो गुडविल जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन इसके अंदर गुडविल इंक्लूडेड, इसीलिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है? दिस माइनस दिस. बोथ आर कैपिटल एम्प्लॉयड, ओनली डिफरेंस इज दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड inclusive of goodwill, this is capital employed exclusive of goodwill. That is why the difference between the two is goodwill. दूसरा मेथड जी आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR will give you goodwill. So what you have to find out in this method, वो अभी सुपर प्रॉफिट मेथड करके हटे हैं जी, हमने कैलकुलेट करना सीख लिया. आइए जी इलस्ट्रेशन 19. हाँ जी, प्रॉफिट्स प्लीज. ये एवरेज प्रॉफिट्स हैं जी, इनटू 100 अपॉन NRR विल गिव यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. उसके बाद जी हमारे पास एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, और तो नेट एसेट्स आ गया जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. पहले में से दूसरा माइनस कर दो जी, आंसर आ जाएगा. इलस्ट्रेशन 20 जी. हाँ जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए जी. प्लीज एवरेज प्रॉफिट चेक करो, गिवन है आपको 5 लाख इनटू 100 अपॉन NRR विल गिव अस द फर्स्ट आइटम, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म. दूसरी आइटम जी नेट एसेट्स. नेट एसेट्स के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन, तो फिर नेट एसेट्स को रिप्लेस करेगा कौन? कैपिटल एम्प्लॉयड. ध्यान दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? अब एसेट्स तो गिवन ही नहीं है जी. अब ध्यान दो, कल 4 घंटे 4.5 घंटे लगाए हैं हमने. क्या मेरा मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिसाइड करेगा कि मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? यस, नॉट एट ऑल. मैंने कैपिटल लगाई और मैंने मेथड लगाया फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो जो भी मेरा गिव एंड टेक है फर्म के साथ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो कहां से शो हो रहा है? करंट अकाउंट से. और अगर मैं बोलूं जी मेरा मेथड क्या है, तो फिर ये सारा कुछ कहां से शो होगा? तो कैपिटल क्या होती है बेसिकली? वो पैसा जो फर्म ने किसको वापस करना? पार्टनर को. वो चाहे पड़ा हो 1 डब्बे में, चाहे पड़ा हो 2 डब्बों में. फर्म के लिए तो क्या है? तो जनाब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड चेक कर लो, यहाँ पर है पार्टनर के फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस प्लस पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस प्लस जनरल रिजर्व, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड. नेट एसेट्स में से, सॉरी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस होगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 21. सेम चीज आ गई जी आपके पास. एवरेज प्रॉफिट्स प्लीज. into 100/10 gives us 9 लाख as the capitalized value of business plus सॉरी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड होगा जी. कैपिटल एम्प्लॉयड चेक कर लो जी, 4 आइटम है गिवन है, एक का डेबिट बैलेंस है, 3 प्लस हो जाएंगी और एक माइनस. अगला आ गया जी कैपिटलाइजेशन ऑफ. चेक करो जी, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है एंड टैंजिबल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है. एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? Capital employed. Capital employed into normal rate of return upon 100 gives us normal profit. Average minus normal will give us into 100 upon NRR will give us goodwill. Illustration 23 जी. Capitals आपको given है, normal rate of return given है. जो capitals आपको given है उनको add up कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी? Capital employed into NRR आपको क्या देगा? Capital employed into NRR क्या देगा? नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज में से नॉर्मल माइनस करोगे क्या आएगा? सेकंड मेथड चेक करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ
पहला मैथड चेक करो, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट, तो 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी, एडअप करके डिवाइड बाय 4 करो, एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ब्रैकेट चेक कर लो जी। इलस्ट्रेशन 24 जी, चारों मेथड्स आ गए जी आपके इसके अंदर। पहला है जी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट से रखे हैं, बीच में ध्यान दीजिए 1 साल में क्या हो रहा है, सुना नहीं जी, लॉस हो रहा है तो उसे माइनस करना है जी आपको, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आप चेक करो डी पार्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट कॉस्ट, रेम्यूनरेशन। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, हर साल के प्रॉफिट में से मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर लो, या एक ही बार एवरेज प्रॉफिट जो निकाला है उसमें से रेम्यूनरेशन को माइनस कर लो। दैट चॉइस इज योर्स, आंसर विल बी सेम। बेटर ऑप्शन इज कि हम एवरेज प्रॉफिट्स में से एक ही बार रेम्यूनरेशन को क्या करें, माइनस। तो जी रेम्यूनरेशन माइनस हो जाएगी, दैट विल बी योर एवरेज प्रॉफिट्स व्हिच विल सर्व द पर्पस फॉर द फर्स्ट मेथड एज वेल एज फोर्थ मेथड। एवरेज प्रॉफिट आ गया जी अपने पास, इंटू 3 कर दो, पहला मेथड हो गया। दूसरे में और कौन सा प्रॉफिट चाहिए, सुपर। एवरेज अपने पास है, फिर और कौन सा ढूंढना है, नॉर्मल के लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। चेक कर लो, ए पार्ट में ऑलरेडी आपको दे रखी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 लाख इंटू NRR अपॉन 100 विल गिव अस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल आ गया जी, एवरेज मालूम है, सुपर आ जाएगा जी, सुपर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। थर्ड पॉइंट जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ, अभी अभी सुपर निकाला, इंटू 100 अपॉन NRR। उसके बाद जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज हम पहले मेथड में निकाल चुके हैं, इंटू 100 अपॉन NRR विल गिव अस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए इंफॉर्मेशन नंबर ई देख लो जी, मिल जाएगा जी नेट एसेट्स। यहाँ से कैपिटलाइज में से नेट एसेट्स माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 25, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज चाहिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर चाहिए। ध्यान दीजिए जी, हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 3 साल के प्रॉफिट्स को एडअप करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया जी, इनटू 100 अपॉन NRR विल गिव अस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, माइनस चाहिए नेट एसेट्स। हाँ जी, नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे जल्दी बोलिए, डी इंफॉर्मेशन माइनस ई, दैट विल बी नेट एसेट्स। पहले में से दूसरा माइनस कर दो, गुडविल आ गई पहले मेथड के अकॉर्डिंग। दूसरा मेथड कौन सा है जी, एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए इंफॉर्मेशन चेक करो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर, सुपर इंटू 100 अपॉन NRR विल गिव यू गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। डन है जी।